नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा चौहान, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में सहायक प्राध्यापक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज बीएससी द्वितीय वर्ष के मैकेनिक्स के थर्ड पेपर का 4th यूनिट केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केपलर्स ने ग्रहों और सूर्य से संबंधित 3 नियम प्लेनेटरी मोशन को लेकर बनाए थे। जो 3 नियम में पहला नियम है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करता है, जिसमें सूर्य एक नाभि पर होता है, जिसे दीर्घ वृत्ताकार कक्ष का नियम कहा गया है। दूसरा नियम है, एक ही कक्षा में ग्रहों से सूर्य पर खींची गई त्रिज्याओं द्वारा बनाए गए क्षेत्रों का क्षेत्रफल इन क्षेत्रों के बनने में लगने वाले समय के समानुपाती होता है, जो कि क्षेत्रों का नियम कहलाया। और जो तीसरा नियम है वो है, भिन्न भिन्न ग्रहों के समय काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्ष के क्यूब अर्थात घन के समानुपाती होता है, जो कि हार्मोनिक नियम कहलाया। इस अध्याय के अंतर्गत हम केंद्र की उन स्थितियों का अध्ययन करेंगे जब वह आकर्षण बल है और वह बल के केंद्र से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। थ्योरम है, एक कण एक पथ में इस प्रकार गतिमान है कि इसका जो त्वरण है एक्सक्लेरेशन सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट है तथा म्यू बाई दूरी के वर्ग के बराबर है। तो हमें ये दर्शाना है कि पथ एक कॉनिक सेक्शन अर्थात शंकु काट है तथा उनसे उत्पन्न तीनों स्थितियों पर विचार करना है। अब तीनों स्थितियों से मतलब एलिप्स, पैराबोला तथा हाइपरबोला। प्रूफ हम इसमें देखते हैं कि त्वरण क्या है, एक स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट है, और पथ क्या है, एक केंद्रीय कक्ष है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P = म्यू बाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि केंद्रीय कक्ष की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैडल इक्वेशन है वो क्या होता है, h²/p³ dp/dr = P, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h²/p³ dp/dr = म्यू बाई आर स्क्वायर। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। अब इसको हम सेपरेशन के फॉर्म में ले आए तो h²/p³ dp = म्यू dr/r²। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के बाद हमारी इक्वेशन क्या बनी, h²/p² = 2 म्यू बाई आर प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम ये जानते हैं, हम केंद्रीय कक्ष में पढ़ चुके हैं कि v की जो वैल्यू होती है ये v = होता है h/p। तो यहाँ पर हमारे पास h²/p² दिया, तो ये जो मान हुआ वो हमारे किसके इक्वल हुआ, v² के। तो v² = h²/p² = 2 म्यू बाई आर प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको हमने एक नया इक्वेशन मान लिया। अब यदि हम नाभि को ध्रुव लेकर एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का पैडल इक्वेशन जाने, या हम जानते हैं उससे पहले से, तो एलिप्स के लिए हमारा इक्वेशन क्या हुआ, b²/p² = 2a/r-1। पैराबोला के लिए इक्वेशन है p² = ar, और हाइपरबोला के लिए इक्वेशन है b²/p² = 2a/r प्लस c। इन तीनों को मैंने एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जहाँ पर 2a और b² की वैल्यू दी गई है, अब हमको यहाँ पर तीनों परिस्थितियों के बारे में विचार करना है, जैसे कि हमारे थ्योरम में दिया गया है। तीनों परिस्थिति मतलब एलिप्स, पैराबोला तथा हाइपरबोला। तो हम सबसे पहले एलिप्टिक पाथ पर विचार करेंगे। तो हमारा जो एलिप्टिक पाथ है, इस इक्वेशन 3 से मैं एलिप्टिक वाली इक्वेशन ले लूँगी। तो एलिप्टिक वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 की इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करूँगी। कंपैरिजन करने पे हम ये पाते हैं कि h²/b² = 2 म्यू बाई 2a = c/-1। मैं इन दोनों जो हमारे इक्वलिटी फॉर्म है, इन दोनों की कंपैरिजन करूँगी। तो h²/b² = म्यू बाई a, जहाँ से हमारे पास h² की वैल्यू निकल आई म्यू b²/a। इसी प्रकार मैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म के बारे में को सॉल्व करती हूँ। तो म्यू बाई a = c/-1, यहाँ से c की वैल्यू निकल आई माइनस म्यू बाई a। अब इक्वेशन 2 क्या है, हमारा इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 में हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, c की कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2μ/r प्लस माइनस μ/a या 2μ/r माइनस μ/a। इन दोनों में से हमने किसको कॉमन ले लिया, म्यू को कॉमन ले लिया। तो क्या बना हमारा इक्वेशन, 2/r माइनस 1/a। ये हमारा एक नया इक्वेशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पाथ है वो एलिप्टिकल होगा, दीर्घवृत्तीय होगा। कब, जब v स्क्वायर इज लेस देन 2μ/r हो। दूसरा हमारी अगली कंडीशन है पैराबोला पाथ के लिए। जैसे कि इक्वेशन 3 में हमारे पास तीनों इक्वेशंस दी है, उसमें से मैं पैराबोला पाथ का फॉर्म ले लूँगी। तो पैराबोला पाथ की फिर इक्वेशन 2 के साथ कंपैरिजन करूँगी। तो ये आपकी इक्वेशन बनी h²/1 इज इक्वल टू 2μ/1/a तथा कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो h² इज इक्वल टू 2a हो गया और c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2μ/r। अर्थात जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा। कब होगा, जब v स्क्वायर का मान किसके इज इक्वल टू होगा, 2μ/r के लिए। तीसरा फॉर्म आपका हाइपरबोलिक पाथ। फिर मैं उसी इक्वेशन में से हाइपरबोलिक का पेडल इक्वेशन लूँगी और उसके इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करूँगी। तो आपकी इक्वेशन बनी h²/b² इज इक्वल टू μ/a इज इक्वल टू c/1। यहाँ से आपकी इक्वेशन h² इज इक्वल टू μb²/a, अगेन c इज इक्वल टू μ/a। इक्वेशन 2 में जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया आपका b² इज इक्वल टू 2μ/r प्लस μ/a या म्यू कॉमन ले लिया तो क्या आया, 2/r प्लस 1/a। इट मीन्स पाथ हमारा हाइपरबोलिक होगा। कब होगा, जब v स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2μ/r होगी। इस प्रकार हम तीनों जो पाथ के बारे में विचार करते हैं तो हम या सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा इक्वेशन 2 है वो हमेशा एक कॉनिक सेक्शन या शंकु काट होता है जिसका नाभि बल के केंद्र पर है, वो निरूपित करता है। साथ ही हम जो तीनों फॉर्म हैं एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, उसको निरूपित करेगा और उसके अनुसार सी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव होगी। अगेन जो कॉनिक सेक्शन है वो एक एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। कब होगा, जब v स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इज इक्वल टू होगी या तो ग्रेटर देन 2μ/r। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिंदु, किसी बिंदु पर जो कोण है, किसी बिंदु पर जो वेग है वो गति की दिशा से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब हमको ये सिद्ध करना है, जैसे कि हमने एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में देखा कि h² की जो वैल्यू है वो तीनों में क्या आई है, μb²/a या h इज इक्वल टू √μ इंटू l। l का मान आप लोग सभी जानते हैं और l क्या कहलाता है, अर्धनाभि लंब। तो एलिप्स के लिए क्या हो गया, h² इज इक्वल टू μb²/a इज इक्वल टू μl। पैराबोला के लिए भी आपका वही मान आ गया, हाइपरबोला के लिए भी आपका वही मान आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि h² की जो वैल्यू है वो तीनों कंडीशन में एक जैसे ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कॉरोलरी दी हुई है कि हमने तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए वैल्यू निकाले, पर क्या होगा कि हमारा यदि मान v की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ना हो के लेस देन हो। ऐसे सिचुएशन में कॉरोलरी दी हुई है कि यदि एक कण नाभि से r दूरी पर एक बिंदु से वेग v से किसी भी दिशा में प्रक्षिप्त किया जाए तो पथ दीर्घवृत्त, परवलय या अतिपरवलय होगा। कब, लेस देन, इज इक्वल टू या तो ग्रेटर देन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि यदि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2μ/r के इक्वल है और उस वर्ग के वेग के जो वेग कण अनंत से केंद्र से r दूरी तक गिरने में प्राप्त होता है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखी गई है कि v dv/dr इज इक्वल टू -μ/r²। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हुआ 0 to v1 v dv इज इक्वल टू -μ, अगेन इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल ऑफ r 1/r² dr। इसका जब हम इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू रखते हैं तो ये आपके पास v²/v1²/2 इज इक्वल टू μ/r या v1² इज इक्वल टू 2μ/r। अर्थात एक पथ एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोलिक होगा। कब होगा, जब
किसी बिंदु पर वेग लेस देन हो या इज इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, कण द्वारा अनंत से उस बिंदु पर गिरने से प्राप्त वेग। इसी प्रकार एक दूसरी कॉरोलरी भी है कि यदि कण एक वृत्तीय पथ निर्मित करता है तब क्या होगा। तो मान लो कि वृत्त को निर्मित करने का वेग v2 है, तब जो v2 स्क्वायर बाई आर है वो अभिलंब त्वरण के इक्वल होगा। अभिलंब त्वरण मतलब म्यू बाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे v2 स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू बाई आर स्क्वायर, इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई आर, या v2 इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू बाई आर, या हम इसको ऐसे भी लिखे 1/√2 और अंदर ये आपने रूट ओवर 2 म्यू बाई आर। तो 2 म्यू बाई आर किसके इज इक्वल टू है, v1 के, अर्थात जो v2 का मान है वो किसके इज इक्वल टू हो गया, v2 इज इक्वल टू 1/√2 अनंत से वेग। इस प्रकार हम केपलर्स लॉ ऑफ मोशन को लेकर सेंट्रल ऑर्बिट के इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसका इन जो तीनों जो नियम हैं, इन नियम के डिडक्शन में हम ये देखते हैं कि यदि किसी एक नाभि की ओर दिष्ट त्वरण के अंतर्गत कक्ष यदि दीर्घवृत्त है तो त्वरण का नियम नाभि से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब केपलर्स का जो प्रथम नियम है उससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक ग्रह का जो त्वरण है वह उसकी सूर्य से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्वितीय नियम से निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रिज्यखंडीय क्षेत्रफल के निर्मित होने की दर क्या है, अचर है, और ये जो अचर दर है ये कब संभव है, कब सत्य होगा, जब कण पर त्वरण अर्थात ग्रह पर बल सूर्य की ओर दिष्ट हो। और जो तीसरा नियम है वो है कि सभी ग्रहों के लिए म्यू का मान क्या होता है, समान होता है। म्यू का मान समान होता है से मतलब सभी ग्रहों के लिए निरपेक्ष त्वरण समान होता है, और निरपेक्ष त्वरण का मतलब क्या है, सूर्य से इकाई दूरी पर स्थित। इस प्रकार केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों नियम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और उसके थ्योरम भी बहुत उपयोगी है, और हम इसके आधार पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग बना सकते हैं।